नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉयर कॉलेज चूरू आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। इस आज के व्याख्यान में हम इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो आपका सिलेबस का टॉपिक है उसके फर्स्ट पार्ट पर हम विचार करेंगे, जिसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होगा मुख्य रूप से, और जो रिडम्पशन है उसके बारे में भी शुरुआती जो बातें हैं वो अपन देखेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत अपन सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि जो इश्यू ऑफ जो डिबेंचर्स है वो क्या होता है। तो पहली बात तो ये कि ऋण पत्र होते क्या हैं। जैसे अपने देखा कि अंश क्या होते हैं, ये अपने को पता होता है कि भी जो पूंजी के जो होती है किसी निगम या किसी कंपनी की, उस पूंजी का जितना भाग किसी प्रतिभूति के रूप में किसी व्यक्ति के पास होता है तो उसे अंश कहते हैं। और यही बात यहाँ ऋण पत्र के बारे में होता है। वास्तव में जो अंश पूंजी होती है वो भी एक किसी व्यक्ति द्वारा व्यापार को ऋण होता है एक तरह से, लेकिन वो चूंकि स्वामियों के द्वारा दिया हुआ होता है इसलिए उसको ऋण नहीं कहते। यहाँ पर जो स्वामियों के द्वारा न दिया जाकर के धन नहीं लगाया जाता, पूंजी के रूप में नहीं लगा करके उधार के रूप में होता है, तो इसको अपन जो है वो ये कह सकते हैं कि ये दायित्व तो पूंजी का भी उस कंपनी की ओर से होता है और दायित्व ऋण पत्र का भी होता है, लेकिन वो स्वामियों का है और ये आउटसाइड लायबिलिटीज के अंतर्गत आ जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि ऋण पत्र एक तरह से ऋण के रूप में होता है और इसके ऊपर एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज प्रति वर्ष जो ऋण पत्रधारी होते हैं उनको कंपनी या निगम के द्वारा दे होता है। ये ब्याज जो होता है वो कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करती हैं, और यदि कोई उद्गम स्थान पर कर की कटौती होती है वो कर काट करके ऋण पत्रधारियों को ब्याज का वो भुगतान कर देते हैं और कर कटौती को सरकार के खजाने में जमा करा दिया जाता है। ये प्रक्रिया होती है। और ये जो ऋण पत्र होते हैं इनको निर्गमित करने का भी जो है वो ठीक इसी प्रकार से कार्रवाई होती है जैसे कि अंशों के संबंध में होती है, और वैसे ही सममूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर इनका निर्गमन किया जाता है। तो इनके निर्गमन संबंधी जो प्रविष्टियां होती है उसी तरीके से आवेदन, आवंटन, प्रथम केस, दूसरे सेकंड केस, वो सब चीजें उसी प्रकार से होती हैं जैसा कि अपन अंशों के बारे में देखते हैं। वही सारी प्रविष्टियां भी इसके अंतर्गत भी की जाती हैं। तो इसलिए निर्गमन संबंधी प्रविष्टियों को अपन यहाँ नहीं दोहराएंगे। हमें एक इस निर्गमन संबंधी कार्रवाई के अंतर्गत जो है वो एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार होता है जिसको अपने को यहां समझना जरूरी है। वो विशिष्ट प्रकार का व्यवहार ये होता है कि निर्गमन पर जो बट्टा और शोधन पर जो प्रीमियम की दशा में हमें क्या प्रविष्टि करती हैं इसके बारे में अपने को ध्यान है। यानी निर्गमन पर जो बट्टा होता है, कभी कभी ये होता है कि ऋण पत्रों को निर्गमित बट्टे पर किया जा रहा है और एक निश्चित अवधि के बाद में उनका शोधन भी प्रीमियम पर किया जाएगा। तो जब निर्गमन बट्टे पर होता है तब भी कंपनी को घाटा होता है, क्योंकि सममूल्य पर किसी का कम पैसा कंपनी के पास आता है और उसके ऋण पत्र के ब्याज है वो पूरे सममूल्य पर देना पड़ता है। वो राशि उसकी जमा पूरी जो उनके सममूल्य से की जाती है। तो पहली बात तो ये। दूसरी, घाटा उसको जब वो प्रीमियम पर शोधन करेगा कुछ समय बाद में, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद गए, तो जब वो शोधन करेगा उस पर भी जब प्रीमियम देगा तब वो उसको ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये दो तरीके के दोहरा घाटा होता है। और यदि ये निर्गमन के समय ही मालूम होता है, अदरवाइज तो जो निर्गमन पर बट्टे की जो प्रविष्टि करते हैं वो साधारण प्रविष्टि होती है, वो हम करते ही है। लेकिन यदि निर्गमन के समय बट्टा भी दे है और निर्गमन के समय यह मालूम है कि शोधन पर भी इतना प्रीमियम देना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में निर्गमन पर बट्टे और शोधन पर प्रीमियम दोनों को जोड़ करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट कर दिया जाता है। ये संपूर्ण जो लॉस की राशि होती है इसको आगामी वर्षों में प्रति वर्ष एक निश्चित राशि से लाभानी खाते से या पूंजीगत हानि लाभों से उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है।
उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो जब शोधन होता है तो शोधन पर जो शोधन की साल प्रविष्टि होती है वो प्रविष्टि कर दी जाती है। तो अब अपन यहाँ पर जो है वो ये समझने की जरूरी होती है कि भाई ये हम कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि जैसे मान लीजिए एक कंपनी एक्स लिमिटेड ने जो है वो 1 जनवरी 2015 को 100 रुपये वाले 5,000 10% ऋण पत्र 95 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से जारी किए और इन ऋण पत्रों का शोधन 31 दिसंबर 2019 को 105 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से किया जाना था। ये आपको एक जो है वो एक प्रॉब्लम दी गई है। अब इस प्रॉब्लम के संबंध में देखिए आपको कितनी प्रविष्टियां करनी है, ये अपने को देखना है। तो हमें कितनी संभावित प्रविष्टियां इसके बारे में हो सकती हैं वो अपने को देखना है। बाकी निर्गमन संबंधित तो 2 प्रविष्टियां होंगी, एक एप्लीकेशन आमंत्रित करने की, एक साथ 100 रुपए के हिसाब से बैंक अकाउंट DR 4,75,000 रुपए 95 इंटू 5,000 और 2 डिबेंचर एप्लीकेशन 4,75,000 रुपए। इसके बाद में ये वाली जो एंट्री है वो आपको ध्यान करने की है, जिसके लिए आपको ये प्रॉब्लम दी गई है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 4,75,000 रुपए होगा और 10% डिबेंचर्स अकाउंट भी होगा पूरे 5 लाख रुपए से। ये 2 तो अपने को बात क्लियर है। अब बात यह है कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो क्रेडिट ही होगा। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो जो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अपन इसलिए करते हैं कि जब उनको शोधन किया जाएगा तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को डेबिट करके और 2 बैंक अकाउंट करते हैं। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो इसका कितना होने वाला है, वो 5 रुपए प्रति शेयर ऋण पत्र के हिसाब से जो है वो प्रति ऋण पत्र नहीं 5% के हिसाब से 5 लाख के ऊपर 25,000 रुपए हुआ, या 5,000 अपन कह सकते हैं कि 5,000 जो है उनके ऊपर 5 रुपए प्रति ऋण पत्र के हिसाब से 25,000 रुपए हुआ। 25,000 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा। तो ये 25,000 रुपए के प्रीमियम रिडम्पशन को अपन क्रेडिट करेंगे। अब मैंने आपको ये बताया था कि हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और जो डिस्काउंट ऑन इश्यू है दोनों को मिलाकर के लॉस ऑन इश्यू को डेबिट करते हैं। तो दोनों को डेबिट करेंगे 50,000 से, क्योंकि 25 और 25 50,000 रुपए का लॉस हो गया होने वाला है। और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपको ध्यान करना है कि जैसे 10% डिबेंचर कर दिया 5 लाख तो बाकी 25,000 रुपए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के होंगे, वो हम अभी क्रेडिट करके छोड़ देंगे। और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का ये खाता क्रेडिट बैलेंस कब तक चलता जाएगा, 31 दिसंबर 2015 को जब शोधन करेंगे तब तक ये चलता जाएगा और शोधन के समय इसको डेबिट करके इस खाते को बंद कर दिया जाएगा। इसका बैलेंस आगे चलता रहेगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का बैलेंस भी हर साल ऐसे ही चलता रहेगा, जितना उसमें से राइट ऑफ हर साल करना है। जैसे 5 साल का है तो 5 साल तक 10-10 हजार रुपए राइट ऑफ करेंगे, मान लो इक्वली करें तो 2015 31 दिसंबर को करेंगे, 16 को करेंगे, 17 को करेंगे, 18 को करेंगे और 19 को पूरा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बंद हो जाएगा। ये जो राइट ऑफ करेंगे वो हर साल 10-10 हजार रुपए करेंगे और इसका बैलेंस भी आगे डेबिट बैलेंस आगे बैलेंसिंग फिगर के रूप में चलता जाएगा। तो ये जो प्रविष्टियां हैं ये निर्गमन संबंधी प्रविष्टियां हैं। आपको जैसे कोई क्वेश्चन दिया जाता है इस तरीके से कि ये जो है वो इशू किए गए हैं डिबेंचर और साथ ही दोनों चीजें अपने को क्लियर हैं, तो आगे उनको जो है वो इसकी जो प्रविष्टि आपको निर्गमन संबंधी प्रविष्टि करने के लिए कहता है, तो हमें ये 2 प्रविष्टियां करनी होती हैं। अब देखिए ये अपने कहा कि भाई हर साल जो है वो 10,000 रुपए का लॉस इश्यू ऑफ डिवेंचर्स से एप्लीकेट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को एप्लीकेट करेंगे। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे, वो नहीं है तो कोई कैपिटल रिजर्व से कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस क्रम में इनको राइट ऑफ कर देंगे। हर साल 10,000 रुपए से प्रविष्टि होगी। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि प्रति वर्ष जो है वो इंटरेस्ट जो दे होगा इनके ऊपर, जैसे 5 लाख के ऊपर अगर वो कितने थे अपने जो 100 रुपये वाले 10% थे, तो 10% थे तो हर साल 50,000 रुपये का, 5 लाख के ऊपर हर साल 50,000 रुपये का ब्याज दे होगा। तो इस ब्याज से भी हर साल एक प्रविष्टि अपन करेंगे और वो चूंकि मैंने आपको बताया था कि वो जो है वो ब्याज से जो इंटरेस्ट, तो पहले तो ब्याज दिया जाएगा तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट या टू बैंक अकाउंट करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि उनका जो ब्याज होता है उस ब्याज के ऊपर जो है मान लीजिए वो होता है कि जितना दे ब्याज है उसको 10% TDS करते हैं,
तो वो 10% TDS करने का मतलब ये हुआ कि उस पर 5,000 रुपये टैक्स काट करके उनको नकद पेमेंट 45,000 क्या किया जाएगा, और ये 5,000 रुपये का जो पेमेंट है वो टैक्स डिडक्टेड सोर्स DR2 बैंक अकाउंट करके सरकार को जमा करा दिया जाएगा हर साल। इसकी आगे बताएगी ये प्रति वर्ष की TDS की जो प्रविष्टि है वो उसको डेबिट करके टू बैंक अकाउंट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से उनसे 5,000 रोक करके 45,000 रुपये उनको नकदी मिलेंगे, और ये हर साल के डिबेंचर इंटरेस्ट जो होता है उसको प्रति वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हम उस क्रम में राइट ऑफ करते हैं, और डिबेंचर इंटरेस्ट को साधारण रूप से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में करके उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। आगे देखिए 5 वर्ष के बाद में क्या होगा। 5 वर्ष के बाद में ये होगा, ये अपने को ध्यान करना है, जैसे अपने ने यहाँ लिखा डिबेंचर इंटरेस्ट DR2 बैंक अकाउंट टू टैक्स डिडक्टेड सोर्स, तो यहीं पर अपने को ये भी ध्यान रखना है कि इस जो डिबेंचर इंटरेस्ट को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं, ये एक साधारण बात होती है। तो वो राइट ऑफ करने की एंट्री अपनी लिखी नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है तो वो प्रविष्टि आप कर सकते हैं। 5 वर्ष बाद में क्या होगा कि 31 दिसंबर 2019 आएगी और उसको ऋण पत्रों का शोधन किया जाएगा। हालांकि अपने शोधन में आगे देखेंगे, लेकिन मैं यहीं पर आपको ये प्रविष्टि करनी जरूरी होगी, क्योंकि 5 वर्ष बाद में क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा तो वो अपने को देखना होता है। तो जो 5% डिबेंचर्स को तो डेबिट करेंगे ही 5 लाख रुपए से। अब यहाँ पर जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का खाता का हर साल बैलेंस करके अपने टू बैलेंस CD, बाई बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD करते रहे हैं, वो उसको डेबिट करके टू बैंक अकाउंट 5,25,000 रुपये कर दिया जाएगा, और इस प्रकार से डिबेंचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। टैक्स एंड डिडक्टेड सोर्स के बारे में जैसे आपको नीचे बताया गया है कि जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स है वो हर वर्ष जो है जितना काटा गया है उससे डेबिट करके प्रत्येक वर्ष है वो टू बैंक अकाउंट कर दिया जाएगा, तो वो खाता भी बंद हो जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट की भी हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ट्रीटमेंट है वो हम करते हैं, एक ही विशिष्ट प्रकार का व्यवहार है, केवल आपको इसको ही समझना जरूरी है इश्यू के संबंध में। अब बात आती है ऋण पत्रों के शोधन की, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का यहाँ मतलब क्या होता है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का सीधे सीधे मतलब ये होता है कि 5 वर्ष के बाद में, 3 वर्ष के बाद में उनके ऋण पत्रों का पैसा वापस लौटाना होता है, और उतने ऋण पत्र है वो कंपनी के बैलेंस शीट से गायब हो जाएंगे। तो ऐसे जब ऋण पत्रों का शोधन किया जाएगा, उनका रिडम्पशन किया जाएगा, तो यहाँ प्रश्न ये होता है कि ये जो शोधन होता है उसके रूप क्या क्या हो सकते हैं। शोधन उनको नकद रूप से किया जा सकता है, और नकद रूप से हो सकता है, या उनको नए अंश या नए ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा भी हो सकता है। तो कैसे भी जब उनका शोधन होता है इनमें से, या तो नकद भुगतान करके या परिवर्तन के द्वारा, तो वो जो पुराने वाले ऋण पत्र हैं वो कंपनी के बैलेंस शीट से गायब हो जाएंगे, उनके स्थान पर नए अंश आ जाएंगे जो उनको परिवर्तित करके किए गए, या नए ऋण पत्र दिए गए तो नए ऋण पत्र उनके स्थान पर आ जाएंगे और पुराने वाले चिट्ठे से गायब हो जाएंगे। तो ये अपने को बात ध्यान करने की है। लेकिन चूंकि ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित अपना अध्याय स्पष्ट रूप से है और उसके बारे में अलग से भी बहुत सी बातें बताई गई, इसलिए हम इस संपूर्ण अध्याय को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी या निगम के द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों को शोधन करने के 4 महत्वपूर्ण तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि उनको एकमुश्त नकद भुगतान करने का होता है। एकमुश्त नकद भुगतान करने का मतलब क्या हुआ? जैसे ऊपर वाले के अंदर अपने 5 लाख का ऋण पत्र था और 5 लाख रुपए उनको पेमेंट करना था, और 5 लाख से ज्यादा पेमेंट किया है तो वो प्रीमियम पर शोधन हो गया। अगर सम मूल्य पर होता तो 5 लाख रुपए देने होते, प्रीमियम पर है तो 5,25,000 रुपए उनको देने पड़ गए। तो इस तरीके से ये एकमुश्त पैसा देना होता है, उसको हम एकमुश्त भुगतान करते हैं। अब ये बात दूसरी है कि इसके लिए शोधन कोष बनाना, हर साल का कोष बना लिया, वो इतना कोष इकट्ठा हो जाता है कि 5 साल बाद में किसी लिक्विडिटी संबंधी प्रॉब्लम नहीं आती है और उनको बेच करके उनको विनियोगों में विनियोजित कर दिया जाता है, तो वो शोधन कोष बना जाता है। और बिना शोधन कोष बना करके अगर भुगतान करते हैं तो इस तरीके की कोष बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर शोधन कोष के बारे में भी ये है कि एक तो केवल रिजर्व बनाया जाता है और एक कोष बनाया जाता है। कोष बनाने का मतलब ये होता है कि वो पैसा आउटसाइड इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और अगर रिजर्व बनाया जाता है तो इस प्रकार का जो संचय बनाया जाता है वो व्यापार में ही विनियोजित होता है। तो इस तरीके से एकमुश्त नकद भुगतान जो किया जाता है उसकी भी
जो है वो बिना शोधन कोष बनाए और शोधन कोष बना करके भुगतान करना। तो और शोधन कोष के भी मैंने कहा कि दो रूप हो सकते हैं, एक संचय बनाना और एक कोष बनाना। तो ये एक मुश्त नकद भुगतान करने का हो सकता है। दूसरा किस्तों में होता है, तो हर साल जैसे मान लो 5 लाख रुपए के ऋण का भुगतान किया तो हर साल 1-1 लाख रुपए का भुगतान करोगे तो किस्तों में भुगतान हो गया। इसी प्रकार से तीसरा इसका शोधन करने का तरीका ये होता है कि अंश या जो नए ऋण पत्र उनको निर्गमित कर दिए जाएं, तो डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। शेयर इक्विटी या प्रेफरेंस दोनों हो सकते हैं, में से कोई सा भी हो सकता है। तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना, प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करना, या 10% की जगह मान लीजिए 15% डिबेंचर्स में उनका परिवर्तन हो जाए, तो उसको हम कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या डिबेंचर्स को परिवर्तन कह सकते हैं। तो उससे भी वो पुराने का शोधन हो जाता है और नए अंशीय ऋण पत्र आ जाते हैं। और इसके अलावा बाजार में स्वयं के ऋण पत्रों को खरीद करके भी शोधन किया जाता है। जब मार्केट के अंदर खुद के ऋण पत्र कम पैसे में बिक रहे हों, जैसे 100 रुपये में उसने जारी किए, मान लीजिए मार्केट में वो 97 रुपये, 98 रुपये, 95 रुपये पर बिक रहे हैं, तो स्वयं के ऋण पत्र जब बाजार में कम कीमत पर बिक रहे होते हैं तो उनको लेकर के रद्द करने पर कंपनी को फायदा होता है, क्योंकि डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन हो जाती है। तो ये भी एक शोधन का तरीका होता है कि उतने ऋण पत्रों को वो खरीद करके रद्द कर सकती है या कुछ समय बाद बाजार में बेच भी सकती है। तो ये भी एक दूसरा शोधन का उसका करने का तरीका होता है, जिसको अपन स्वयं के ऋण पत्रों को बाजार में क्रय करके शोधन करना कहते हैं। तो ये मैंने आपको संक्षेप में इन चारों प्रकार के शोधनों के बारे में बताया कि ये भी एक ऋण पत्र का शोधन का तरीका होता है। हम आगे के व्याख्यान में इन चारों प्रकार के शोधन के तरीकों के बारे में अलग अलग विस्तृत रूप से इनका अध्ययन करेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।